नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के पठन बोध से पठित गद्यांश और पद्यांश। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में बताया था। जैसा कि पढ़े हुए गद्यांश और पद्यांश आपके परीक्षा में आते हैं, तो आइए जानते हैं पठित गद्यांश और पद्यांश किस प्रकार से उत्तर लिखे जाते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं पठित गद्यांश। पठित का अर्थ होता है जो पढ़ा गया हो। यह हमारे पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों से लिया जाता है। इसमें कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र या सामान्य जो निबंध हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके मानसिक परिपक्वता को जांचने के लिए, सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपकी व्यक्तिगत योग्यता को परखने के लिए और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के गद्यांश पूछे जाते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पहले तो पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर लें। उत्तर देते समय सरल सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम शब्दों में या दिए गए प्रश्न के आधार पर जो शब्द है उनका प्रयोग करते हुए उत्तर लिखना चाहिए। उत्तर में उतना ही लिखना चाहिए जितना प्रश्न में पूछा गया है, अनावश्यक आपको नहीं लिखने। गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है तो गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा रहता है और मूल भाव को ही उसका शीर्षक बनाना चाहिए। इस प्रकार से इन निर्देशों का पालन करते हुए आपको जो गद्यांश है उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पठित पद्यांश क्या होता है? तो पठित पद्यांश का अर्थ है कविता का एक अंश जो आप पहले से पढ़ लिए हैं और वह आपकी पाठ्यक्रम के पुस्तक से ही लिया जाता है। ये भी आपके कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का आकलन करते हैं। इनके लिए क्या करना है आपको? जैसे कविता या पद्यांश है उनका उत्तर लिखने के लिए तो कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उनका भाव और अर्थ अच्छी तरह से समझ आ जाए। कविता को समझकर उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की लाइनों में नहीं देने चाहिए, जबकि गद्य रूप में अपने शब्दों में लिखना चाहिए। उत्तर सरल, स्पष्ट और कम शब्दों में लिखना चाहिए, जिससे भाव अभिव्यक्त हो सके। आइए देखते हैं उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक से। ज्ञान सागर के पाठ्य पुस्तक से मैंने आपके लिए गद्यांश लिया है। तो जैसा कि हम देखते हैं, कल्पना चावला पाठ से एक गद्यांश लिया है। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संजोती था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। इस प्रकार से यह पाठ कल्पना चावला सितारों से आगे पाठ से लिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो बचपन में कल्पना क्या सपना देखती थी? एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? कल्पना चावला की माताजी का नाम लिखिए। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न दिए हैं। इन 5 के उत्तर आपको लिखने हैं कि जैसा कि आपने गद्यांश में पढ़ा यहाँ पर। तो सर्वप्रथम हमने प्रश्न देखा कि बचपन में कल्पना ने क्या सपना देखती थी? तो कल्पना अंतरिक्ष यात्रा बनने की सपना देखती थी। ये तो आपको गद्यांश के आधार पर स्पष्ट हो गया है। दूसरा प्रश्न,
एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात कड़ी मेहनत करना। कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म सन 1961 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला की माता का नाम संजोती थी। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। इस प्रकार से हम पाठ के आधार पर यहाँ पर दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब देखते हैं पद्यांश। पद्यांश अर्थात काव्यांश के रूप में होता है। इनका उत्तर हम कैसे लिखें? एक पाठ है आपके पाठ्यपुस्तक में, दोहे। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। तिनका कभू न नींदिए, जो पायंतर होए। कभू उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी हो। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार। साधु वचन जल रूप है, बरस है अमृतधार। इस प्रकार से ये दोहे हैं कवितांश के रूप में। तो इनके लिए प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। कवि ने किसकी जाति नहीं पूछने की बात कही है? कवि के अनुसार किसका अपमान नहीं करने को कहा है? कैसे वचन को सबसे बुरा कहा गया है? म्यान का समानार्थी शब्द लिखिए। और किस प्रकार के वचन अमृत के समान होते हैं? इस प्रकार से ये जो प्रश्न है उनका उत्तर लिखें। तो कवि ने किसकी जाति नहीं पूछने की बात कही है? तो कवि ने साधु या सज्जन की जाति नहीं पूछने की बात कही है। कवि के अनुसार किसका अपमान नहीं करने की बात कही है? तो तिनका कभू न नींदिए, जो पाए अंतर हो। तो निर्धन अर्थात दुर्बल, निर्बल, असहाय है, उनकी अपमान या तिरस्कार करने की बात नहीं करने के लिए कहा है। कैसे वचन को सबसे बुरा कहा गया? तो कुटिल वचन, जो कड़वे वचन है, कठोर वचन है, उनको सबसे बुरा कहा गया है। म्यान का समानार्थी शब्द लिखिए। तो म्यान का अर्थ होता है तलवार रखने की, जो खो है उसको म्यान कहते हैं। किस प्रकार के वचन अमृत के समान होते हैं? तो मीठे वचन साधु वचन जल रूप है। मीठे वचन अमृत के समान होते हैं। तो इस प्रकार से दिए गए जो काव्यांश है उनके उत्तर आप इन प्रश्नों के आधार पर लिखेंगे। अर्थात जो गद्यांश या पद्यांश, ये पद्यांश दिए हैं, उनके जो प्रश्न निर्धारित होते हैं उनका उत्तर उसी गद्यांश या पद्यांश में होता है। उनको समझना है। इनको काव्य रूप में ना लिखकर गद्य रूप में ही लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है पाठ के आधार पर। आशा करता हूँ कि यह जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।